आकिब भाई बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आप हमेशा से हमारे फेवरेट प्लेयरों में शामिल रहे हैं। ना सिर्फ आपकी क्रिकेट की परफॉर्मेंस बल्कि जिस तरह आप वोकल रहे हैं मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से, और आपको वन ऑफ द क्लीनेस्ट प्लेयर्स कहा जाता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आज की हमारी जो गुफ्तगू है उसमें इन स्विंग भी होगी, आउट स्विंग भी होगी, यॉर्कर्स भी होंगे, स्लो बॉल्स भी होंगी। उम्मीद है आप सबके लिए तैयार हैं। यस, ऑलवेज। बहुत शुक्रिया। आकिब भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको भारतीय क्रिकेट टीम से या भारत से कोई खास प्यार है? आप जिस हवाले से बात कर रहे हैं वो ये कि इंडिया के खिलाफ मेरी जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा बेहतर रही है। आपके माइंड सेट की बात है, क्योंकि जब आप एक आम मैच खेल रहे होते हैं तब की बांग्लादेश या श्रीलंका या जिम्बाब्वे, मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिलती थी। होता नहीं, एक बंदा इस तरह से मोटिवेट नहीं होता। क्योंकि मैं जिनके साथ क्रिकेट खेलता था उस दौरान जो बॉलर्स थे वो इतने जबरदस्त थे, वसीम, वकार, इमरान भी शुरू में थे। तो विकेटों की बहुत सारी विकेटें रिकॉर्ड बनाने की ख्वाहिश करना मेरे लिए मुश्किल था। बट मुझे ये था कि एक मेरा जो एक रोल है कि मैंने नए बॉल से अगेंस्ट द विंड बॉलिंग करनी है। और जब इंडिया की बारी आती थी, क्योंकि मेरी बॉल स्विंग होती थी, सीम होती थी, तो जो भी सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स हैं, बैट्समैन हैं, वो जरा आउट स्विंग अच्छी अगर हो रही हो तो वो स्ट्रगल करते हैं। और दूसरा, मोटिवेशन का एक लेवल डिफरेंट होता था। और मुझे थोड़ा सा प्रेशर में ज्यादा मजा आता था खेलने का, क्योंकि आप अपने इतने नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उतना ज्यादा प्रेशर में परफॉर्म करते हैं। तो ये एक बुनियादी वजह है। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान साहब ने। हाफिज साहब वेलकम। बहुत शुक्रिया कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम वाकिब साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी आकिब भाई, बात आती है बाउंसर्स की। नॉर्मली हम कहते हैं कि जो बंदा 9वें नंबर पर, 10वें नंबर पर, 11वें नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है उसे तो बख्शते हैं। आपने तो 11वें नंबर वाले बैट्समैन को भी नहीं छोड़ा और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बाउंसर किया, हत्ता कि अंपायर को नो बॉल करार देना पड़ा। और उसके बाद थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ, कुछ याद है आपको? 92 की बात है। और ये जो वो मैनचेस्टर में मैच चल रहा था, उसका रिलेशन था लॉर्ड्स टेस्ट मैच से जो उससे पहले हुआ था। उस मैच में मैं और वकार एंड में बैटिंग कर रहे थे, तो जो मैल्कम उनके फास्ट बॉलर थे इंग्लैंड डिवॉन के। मेलकम। जी जी, और वो काफी उन्होंने हमें बॉलें मारी, कोई इधर नील पड़ा हुआ, कोई इधर पड़ा हुआ। तो जाहिर है हम भी उसे कह रहे थे कि ओके तुम्हारी भी बारी आएगी, लेट्स सी। जब वो मैनचेस्टर में बैटिंग करने आया तो वो ब्रूजेस अभी तक याद थे और पड़े भी हुए थे। तो मैंने आते ही उसको ऐसे कमेंट किया कि हियर वी गो, इट्स माय टर्न। तो वो अंपायर ने भी सुन लिया होगा। और जब वो गया तो मुझे, अगर वो सारी मेरी बॉलें आप देखें ना, तो उसमें बाउंसर कोई भी नहीं था। बिल्कुल, हार्डली ये बिल्कुल उसके मुश्किल से हाइट पर इसके आती है, शोल्डर हाइट शोल्डर पर। तक आ रहे थे। हेड हाइट का होता है लेकिन उसके हेलमेट बाउंसर। को लगी है बॉल। अच्छा, अब मुझे ये आइडिया था कि बीइंग ए नंबर 11 बैट्समैन के, जब कोई आपकी तरफ तेज या बाउंसर एग्रेसिव बॉलिंग करता है तो आप पहले नीचे बैठ जाओ। मुझे पता था ये नीचे बैठेगा, तो वो बॉल अगर आप देखें तो वो इट वाज जस्ट अ शॉर्ट ऑफ अ लेंथ। वो नीचे बैठा, उसके सर में लग गई, वो नीचे गिर गया। अब वो अंपायर वो सारा कुछ देख रहा था, तो मुझे उसने पहली बॉल के ऊपर ही उसने मुझे वार्निंग दे दी कि तुम उसे जान के बॉल मारना चाह रहे हो और तुम इससे मजीद जो बाउंसेस नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ये कुछ स्कूल का मैच थोड़ी हो रहा है, जब वो लॉर्ड्स के ऊपर हमारे ऊपर जो उन्होंने मार मार के जो नील डाले थे इसने, तो तब टेस्ट क्रिकेट हो रही थी और आज ये स्कूल क्रिकेट शुरू हो गई। मैं कहा नो, आई स्टिल हैव 2 मोर बाउंसेस टू गो, और तीसरा तुम नो बॉल दोगे और मुझे वार्निंग दोगे, मैं तो और मारूंगा इसे। अच्छा, अब वो मैं उसे मौका नहीं दे रहा था अंपायर को भी कि वो उसको नो बाउंसर वन ऑफ द ओवर दे। तो मैंने 4-5 उसको बॉलें यहाँ से गुजारी। तो जब वो ओवर खत्म हुआ तो जो अंपायर है काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने ऐसे पुश करके मेरी तरफ स्वेटर किया, जो नीचे गिर पड़ा। मैं कहा कि नो, दिस इज नॉट द वे, यू आर द पर्सन जिसने पूरा मैच का डिसिप्लिन और पूरे मैच को चलाना है, तो हाउ कैन यू बिहेव लाइक दिस, तो ये तुम उठाओगे। तो वहां से फिर वो थोड़ी इधर उधर बातें शुरू हो गई।
थोड़ा सा मियादाद भी एग्रेसिव हुए थे। हाँ, वो भी क्योंकि गलत बात थी, तो ये आदमी कुछ थोड़े से एग्रेसिव है। उसके बाद जो 500 पाउंड जो है फाइन हो गया। अब मैं उस सुबह जब उठा तो मेरे कमरे में एक एनवेलप किसी ने पुश किया हुआ था, तो मैंने खोला तो उसमें 500 पाउंड थे और साथ थोड़ा सा लिखा भी हुआ था कि डोंट वरी, कीप इट अप, कीप ऑन हिटिंग देम। तो ऐसे भी खैर कहाँ है। बात हो रही है आजकल बहुत ज्यादा, एक इशू गर्म है। मैं चूंकि टोरंटो में रहता हूँ, अमेरिका के हमसाए हैं। अमेरिका में जो हीट है वो हमें भी मुतासर करती है। यहाँ भी कुछ ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और आपको पता है कि वो प्रोटेस्ट किस हवाले से हो रहे हैं। एक इंसिडेंट हुआ यूएस में, इस हवाले से क्रिकेट में भी कुछ ऐसे चीजें सामने आने लगी हैं। जैसे कि डेरन सैमी, उन्होंने कहा कि जब वो आईपीएल खेल रहे थे सनराइजर्स के लिए, हैदराबाद के लिए, तो उन्हें प्लेयर्स कालू कहते थे और उसके बाद वो हंसने लगते थे, लेकिन उन्हें उस वक्त तक नहीं पता था। अब उन्होंने कहा है कि वो लोग जिन्होंने उनके साथ ये सलूक किया वो माफी मांगे। आपने भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेली, आपने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया, मुख्तलिफ ममालिक के प्लेयर्स के साथ खेले, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इस हवाले से? देखिए, आम लोगों की तरह क्रिकेटर्स भी इंसान ही है, और जब आप मैच खेल रहे होते हैं उस लेवल के ऊपर तो स्लेजिंग ऐसी चीजें होती हैं। बट आईसीसी का जो कंडक्ट है वो प्लेयर्स के लिए भी और जो क्राउड है उसके लिए भी रेसिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा वो इम्फसाइज करते हैं। क्रिकेट में कम ऐसा होता है, बट स्लेजिंग और इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं। बट आई थिंक कि ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। अच्छा आकिब साहब, ये जो गेंद को चमकाने का मामला इन दिनों खासा जेर बहस है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, उसमें अब बात यह है कि गेंद को चमकाने से ही सिर्फ कोरोना तो नहीं लग सकता। अगर आपने नाक को ऐसे भी कर दिया है, बॉल पकड़ ली है, अगर एक इंसान को कोरोना है तो उसके हाथ मुंह पे हाथ तो लगेंगे, और वो बॉल पकड़ के फील्डर भी आपकी तरफ फेंकता है तो उसमें भी आपको लगने का अंदेशा है। सिर्फ सलाइवा इज नॉट द ओनली ऑप्शन के जिससे आपको कोरोना या इस तरह की बीमारी लग सकती है। बट आई थिंक अभी सारे बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। फिर दे दें बॉलर्स को जो सारी जिंदगी वो छुपा छुपा के लगाते थे, वैसलीन अलाउ कर दे। और वो अंपायर के पास होनी चाहिए ताकि सारे बॉलर फिर एक जैसी चीज इस्तेमाल करें। ये तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें इजाद हो सकती है ना जिससे बॉल को फर्क पड़ सकता है। तो अगर कोई चीज है तो वो अंपायर के पास हो, बॉलर को वो खुद ऑफर करे। जो पहले तो वो बॉलरों को पकड़ते थे। अंपायर की जान उससे ज्यादा जाएगी। कहीं छुपाई तो नहीं हुई। फिर वो ऑफर करेगा कि ये लीजिए बॉल को टेम्पर करके बॉलिंग करा। अच्छा आकिब भाई, ये जो शाइन नहीं कर पाएंगे बॉलर, लेट्स से कि अगर ये इसी तरह फुली इम्प्लीमेंट होता है, तो आप क्या समझते हैं कि बॉलर की परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि बॉल को शाइन किए बगैर मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी बॉलर ने एक बॉल भी किया हो। हमेशा वो पहले शाइन करते हैं फिर बॉल करते हैं, कितना फर्क पड़ेगा उनकी परफॉर्मेंस में? देखिए, ये तो नहीं ये कर सकते कि शाइन नहीं आप कर सकते। आप ये कर सकते हैं कि सलाइवा नहीं यूज करना, और इनको फिर अंपायर को इस तरह की कोई एक स्टैंडर्ड कोई चीज हो, वैसलीन हो, वट एवर दे रिकमेंड, तो वो होगी। मेरा ख्याल इसके बगैर तो कैसे मैच हो सकता है, वो भी टेस्ट मैच। 90 ओवर 80 ओवर के बाद अगर बॉल चेंज होता है तो अब कोकापुरा बॉल है, वो तो बेचारा इस तरह का है कि अगर रफ सी पिच हो तो 15-20 ओवर में तो खत्म हो जाता है बिल्कुल। तो ये आई एम श्योर कि दे विल डू समथिंग, दे विल ब्रिंग समथिंग के जो आप यूज कर सकते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि वो एक ही बजाय ज्यादा बॉल इस्तेमाल करें ताकि आपको ज्यादा शाइन करने की जरूरत ही ना पड़े। 50 ओवर्स के मैच में आप 2 बॉल यूज करवाएं एक टीम के लिए। उसमें भी अगर आप देखें तो कोकापुरा बॉल, अगर पिच थोड़ी सी भी बैटिंग पिच है, क्योंकि वनडे मैचेस तो ज्यादा बैटिंग पिच के ऊपर ही होते हैं, तो आपका 8-10 ओवर बाद तो बॉल सीम होने बंद हो जाएगा। उससे पहले ही हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी आपको शाइन करनी पड़ती है एक साइड, और दूसरी को थोड़ा रफ रखते हैं, वो थोड़ी सी हैवी होती है, तो फिर बॉल सीम होता है। और एंड में रिवर्स का तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि
अगर एक साइड पे आप उसको सलाइवा या स्वेट नहीं लगाएंगे तो रिवर्स स्विंग तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा, दे विल अलाउ कि आप कोई चीज इस्तेमाल कर सकते। शुएब अख्तर ने कहा है कि 99 आई थिंक 99 2000 टूर था ऑस्ट्रेलिया का शायद, या उसमें 6 प्लेयर्स आए थे बैट लेकर उन्हें मारने के लिए, और ये भी सुनने में आया कि जो सीनियर्स प्लेयर हैं वो जूनियर्स के साथ कुछ अच्छा सलूक रवा नहीं रखते। आप क्या कहते हैं इस बारे में, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए ये तो हमेशा से किसी भी टीम हो उसमें ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन वो टीम ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती है, वो ग्रुप बेहतर परफॉर्म करता है जिनकी आपस में काफी दोस्तियां हो। हमारे दौर में जब मैंने 88 में शुरू की तो 90s में हमारा एक ग्रुप बन गया था जो कुछ 6 साल 7 साल वो चला। उसमें होता ही है कि आप एक दूसरे की मदद करते हैं, आप प्लान अच्छा कर लेते हैं, आप सेक्रीफाइस एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। जैसे बॉलर्स हैं तो वो बॉल अच्छा बना के उसको देंगे, शाइन अच्छी करेंगे, डिफरेंट रोल एक दूसरे को देने में, क्योंकि तो थोड़ा थोड़ा भी स्कोर रोक, मैं यहाँ से अटैक करता हूँ, तो अच्छी प्लान बन जाती है। बट एट टाइम्स इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट हमारे दौर में भी हुए हैं, लेकिन ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। ये दुनिया के हर टीम में, हर ड्रेसिंग रूम में इंसिडेंट कभी ना कभी हो जाते हैं। तो शुएब अख्तर ने जो कहा है कि उन्हें बैट लेकर मारने आए थे, आप समझते हैं कि ऐसा हुआ होगा या सिर्फ वो कोई एक तफरी के तौर पर? हाँ, मुझे इंसिडेंट जो याद है ये वो है जब शुएब अख्तर ने आसिफ को बैट मारा था और फिर इसको वापस भेज दिया था। ये गालबन 7 का जो पहला T20 वर्ल्ड कप था साउथ अफ्रीका में, वो मुझे याद है। बाकी ये इंसिडेंट क्योंकि रिपोर्ट नहीं हुआ, सामने नहीं आया, तो शुएब अख्तर बता रहे, तो मेरा ख्याल वो भी बता दें कि उसने भी बैट मार के नहीं, अपना तो मैंने वो बैट कहते हैं। शुएब अख्तर ने अपना तो बताया, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने स्कलैन का गिरेबान पकड़ लिया था, मोहम्मद आसिफ को मैंने जो ना वो मारने की कोशिश की थी। अपने बारे में तो उन्होंने काफी कुछ खोलकर बताया, लेकिन यही नहीं पता चला कि वो प्लेयर्स कौन थे जो उन्हें मारने गए थे। किसकी इतनी हिम्मत थी कि शुएब अख्तर से पंगा, मतलब जिसे कहते हैं ना पंगा ले। नहीं तो वो उनका नाम बता दे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। जिस तरह के वो है, वो जिनको किसी दिन नाम भी ले सकते हैं। हाँ तो ठीक है, क्योंकि अगर जिनको मारा है उनके नाम तो बता दिए, जिससे मार पड़ने लगी तो उनका भी बता आप सब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो टीम इंग्लैंड जा रही है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? हाँ, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये पहली दफा है कि मैं पाकिस्तानी टीम को देखता हूँ तो जिसमें एक बैट्समैन नजर आता है। कौन है वो बैट्समैन? बाबर आजम? बाबर आजम आपके पास बैट्समैन है वर्ल्ड क्लास जिसको कहते हैं, बाकी आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे हफीज है, शोएब मलिक है, बट वहां पे इंग्लैंड में जब बॉल मूव होता है तो पाकिस्तानी बैट्समैन को यकीनन ट्रबल तो होगी। और पाकिस्तान की अगर आप बॉलिंग देखें तो उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इंग्लैंड की टीम जो है वो खासी एक्सपीरियंस्ड है और काफी पिछले 2-1 सीजन में बहुत जबरदस्त उन्होंने क्रिकेट खेली है। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये टफ होगा टू आर। 26 साल की उम्र में आपने आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला, बहुत ज्यादती नहीं की? देखिए छोड़ना तो कोई नहीं चाहता इस एज में, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे, प्रिंसिपल्स के ऊपर कुछ आप डिसीजन अगर आप ले लें तो सारी जिंदगी कोई रिग्रेट नहीं रहता आपके पास। आपको कभी लगा कि अभी तो पीक टाइम आपका निकलना था, मतलब 26 साल की उम्र या 28 साल की उम्र, अब तो बहुत सारे क्रिकेट में उसके बाद अभी हालिया दिनों में भी ऐसे खिलाड़ी आते हैं जिनका डेब्यू बहुत इससे बाद की उम्र में हुआ है। देखिए हाफिज जी, वो तो एक जमाना बीत गया, तब के हालात ऐसे थे कि मेरा खेलना जो था वो बड़ा मुश्किल था। तो फिर जाहिर है फिर इंसान एक फैसला करता है कि यार इस तरह की जिंदगी रुलने से अच्छा बंदा खुद ही उसको छोड़ दे। लेकिन अब ये है ना कि इंसान के अंदर अगर कुछ करने का जज्बा हो या उसके अंदर कोई विल हो, तो उतनी ही मुझे फायदा हुआ क्योंकि मैं यंगेस्ट
कोच भी बन गया। तो मैंने 2001 में कोचिंग शुरू कर दी और उसके बाद करियर तो क्रिकेट के साथ आपका चलता है। तो मुझे तो कोचिंग करते हुए आज कोई तकरीबन 20 साल हो गए और उसमें आप देखें तो क्रिकेट तो मैं अचानक क्रिकेटर बन गया, लेकिन असल में सही अगर जो मैंने मेहनत वो कोचिंग में की है, क्योंकि वही आप शेखुपुर आपकी रीजनल एकेडमी में असिस्टेंट कोच, फिर मुरीद के में एकेडमी लगती है उसमें असिस्टेंट कोच, फिर फैसलाबाद में रीजनल एकेडमी में मैं हेड कोच था, मंसूर आना मेरे साथ असिस्टेंट कोच थे। फिर वहां से एनसीए में आना, उसका चीफ कोच बना, फिर अंडर 15 का कोच बना, फिर 17, फिर अंडर 19, उसमें अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान जीता। तो वो भी एक सफर बड़ा इंटरेस्टिंग था और वहां जाके भी मुझे पता चला कि अब एक इस स्टेज से आगे मैं नहीं जा सकता। तो फिर मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा। आपको याद होगा जब 2012 में इंग्लैंड में सीरीज हो रही थी और पाकिस्तान ने 3-0 उन्हें मारा था, तो वो टाइम था जब वो, हालांकि कमाल तो प्लेयर्स का होता है ज्यादा, लेकिन कोच की भी गुड्डी चढ़ जाती है। तो मुझे वो ज़का अशरफ, मेरी इतनी तारीफें उन्होंने वहां इंग्लैंड में आके की एक मीटिंग में, और उनको ये नहीं पता था कि मैं ऑलरेडी उनको बता चुका हूँ मैनेजमेंट को कि ये मेरा आखिरी टूर है। तो जब उन्हें पता चला तो उन्होंने बड़ा बुरा मनाया कि तुम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हो। मैं कहा जी मैं तो 2001 से लगा हुआ, 12 साल मैंने काम किया है, अब मुझे पता है कि एक स्टेज से आगे मैं जा नहीं सकता। उसकी बैकग्राउंड हाफिज को तो पता होगी कि वो क्यों नहीं जा सकता। आप सबके मुस्कुराने से पता लग रहा है, जिस तरह ये हंस रही है पता चल रहा है। मैंने ये फैसला किया कि यार नहीं, फिर यूएई चलते हैं, वहीं मैं उनका कोच बन गया। लेकिन अगर अल्लाह ने इज्जत देनी हो, अगर आपने मेहनत की हो, तो उसका सिला जरूर मिलता है। और अंडर 19 उन्होंने वर्ल्ड कप खेला, फिर T20 वर्ल्ड कप यूएई खेला, फिर 2015 का ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेला। एशिया कप के आखिरी राउंड में जहां we were very close to beat श्रीलंका and Pakistan as well, ओडीआई स्टेटस उनको मिला। वो प्लेयर्स जो बेचारे टैक्सी चलाते थे या कई छोटी मोटी जॉब्स करते थे, जब मैं वापस आया तो 12 प्लेयर्स के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था। आई थिंक वो भी एक बड़ी अच्छी जर्नी थी। बट मेरी जिंदगी में अब मेरा क्रिकेट करियर जो खेला, जो कोचिंग की, उसमें अगर सबसे ज्यादा अगर जो मुझे मजा आया है, जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जिंदगी मेरे से काम हुआ है, तो वो लाहौर कलंदर में आके हुआ है। लोग इसको उल्टा समझते हैं, वो सिर्फ वो लोग हैरान भी होंगे कि जहां कामयाबियां मिली उसको कह रहा है कि मुझे लाहौर कलंदर में आके ज्यादा मजा आया और मैंने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। क्योंकि देखिए जब आप खेल रहे होते हैं तो आपका एक रोल होता है, आप अच्छा करते हैं, जिससे आप 92 वर्ल्ड कप भी जीत गए। लेकिन लकीली मुझे एक सेटिस्फेक्शन है कि पाकिस्तान ने अगर अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता तो उसमें मैं कोच था, 92 में जीता तो मैं उसमें प्लेयर था, और 2009 का T20 जीता तो उसमें मैं असिस्टेंट कोच था। जबरदस्त, ये भी एक मुनफरिद रैकेट है। तो अब होता ये है कि एट टाइम्स मुश्किल होता है आपका सफर, जो रास्ता आपके ऊपर होता है, या आप पूरे हजूम के साथ मिल जाए, या फिर आप एक इंडिविजुअल अपनी एक पहचान रखो और उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। तो ये एक चीज है कि आप एक हद से ज्यादा आप अकेले आगे नहीं जा सकते। तो फिर जब मुझे लाहौर कलंदर ने कहा आने को, तो मैंने तो पहले इनकार कर दिया कि मैं वाज़न्ट इंटरेस्टेड कि आप एक महीने के लिए पीएसएल में आओ, क्योंकि उससे पहले भी मैं बांग्लादेश को 2-3 साल बांग्लादेश लीग में नहीं गया। मैं जमैका तलावास ऑफर की, वहां भी नहीं गया। और पहली जो 2015 में पीएसएल हुई है तो मुझे 3 टीम्स ने ऑफर किया था। बट क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप अगर सिनेरियो देखो, जब लीग शुरू होती है तो 3 से 4 दिन पहले सारे प्लेयर इकट्ठे होते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर आपने उनको ड्राफ्ट से पिक ही इसीलिए किया होता है कि ये मेरा बॉलर है, ये ऑलराउंडर है, ये बैट्समैन है, तो रोल तो ऑलरेडी उनको क्लियर होते हैं कि
उन्होंने जब खेलना है तो किस नंबर पे और क्या रोल होगा उनका, बस आपने उनको मैनेज करना होता है। जब हारो तो आप इस तरह का माहौल ना कर दो कि टीम बिल्कुल नीचे चली जाए। और कुछ लाहौर कलंदर की जो एक रही रवायत कि हमेशा ये आखिरी नंबर पे आना है स्टोरी है, क्योंकि मैं जब पहले साल आया था तो मैं हेड कोच नहीं था और मेरा इंटरेस्ट भी कोई नहीं था। मेरा असल में हमारा जो जहां से ये मेरा आना मुमकिन हुआ वो ये एक अलाइनमेंट थी कि हम पाकिस्तान में वो काम करेंगे कि जो आप क्रिकेट बोर्ड में रह के आपको वो लिबर्टी नहीं मिलती, अप्रूवल्स नहीं मिलती, चलते चलते काम रुक जाते हैं। तो ये रुकावट वो यहाँ ना मान रहे हैं फाइल रुकी पड़ी है, वो अभी देख रहे हैं फाइलें नहीं चलती, डिसीजंस लेने के लिए 3-3 महीने लग जाते हैं। तो जो काम लाहौर कलंदर ने अक्रॉस पाकिस्तान और दुनिया भर में जितने पाकिस्तानीज हैं उनके लिए जो किया है, आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग। और हर एक चीज को हमने एक कॉन्सेप्ट की तरह लिया है कि अगर प्लेयर डेवलपमेंट हमने किया है पूरे पाकिस्तान में 5 लाख लोगों को ट्रायल करना 3-3.5 साल में, ये कोई मजाक की बात नहीं है। और ताकि लोगों को, आम लोगों को उनका हक मिल जाए। हम ये ना करें कि जो लिमिटेड जो क्लब्स हैं, हजारादारी है उनकी, सिर्फ वही ना खेल सके। तो हमने एक नया वे फॉरवर्ड दिया है प्लेयर्स के लिए कि अगर तुम्हें कोई नहीं खिलाता तो यहाँ पे आओ। ये 5-6 लोग ऐसे हैं कि जो आज उनका नाम लोग लेते हैं कि उनको भी पाकिस्तानी टीम में होना चाहिए या बहुत करीब है। हारिस रऊफ तो अभी भी इंग्लैंड में जो टीम जा रही है उसमें अनाउंस हुए हैं। हारिस रऊफ अभी सिलेक्ट हुए हैं इंग्लैंड के टूर के लिए। वो मुसलसल पाकिस्तान की टीम में बिग बैश लीग खेलने के बाद फिर पाकिस्तान के लिए उनको मौका मिला, अब फिर उनको मौका मिल रहा है। तो उनका मुसलसल मुंतखब होना, ये आप इसको किस तरह से देखते हैं? हारिस रऊफ ने या सुहेल अख्तर ने या दिलबर हुसैन ने, फरजान राजा हो, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने वैलिडेट किया है प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को। क्योंकि लोग शुरू में समझते हैं कि आप ऐसे एक चक्कर लगाएंगे 8-7 शहरों का और आपको वकार यूनुस मिल जाएगा, वसीम अकरम मिल जाएगा। टाइम लगता है। एक प्लेयर जब आप रॉ प्लेयर पकड़ते हैं तो उसको कम से कम उसका जो टाइम 2 साल उसे लगते हैं, उसके फिटनेस, उसको चीजें सीखने में, क्योंकि ये इनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता ज्यादा क्रिकेट का। सो आई थिंक ये हारिस रऊफ का पाकिस्तानी टीम तक जाना, ये वो सारे तमाम जो बच्चे हैं जो भी आप कलंदर के सिकंदर प्रोग्राम जा रहा है, अगर उसको थोड़ा फॉलो करें तो ऐसे ऐसे प्लेयर जो जिनको कभी सोच नहीं आती थी और उनको कोई वे फॉरवर्ड नहीं नजर आता था, अब उनमें हौसला बढ़ा। तो हारिस रऊफ ने पहचान बनाई है प्लेयर डेवलपमेंट की और उन सारे बच्चों को एक हौसला दिया है कि अगर आप में टैलेंट है तो देयर इज अ प्लेटफॉर्म कि जिसके ऊपर आके आप अपने आप को मनवा सकते हैं और इवन के पाकिस्तानी टीम तक जा सकते हैं। हम बात करते हैं एक और हारिस की, जिनको हम हारिस सोहेल कहते हैं। उन्होंने तो इंग्लैंड जाने से इनकार कर दिया है, मोहम्मद आमिर ने भी इनकार कर दिया। आप इसे किस नजर से देखते हैं? ये क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके अच्छा भी लगता है और आप फख्र भी फील करते हो, बट स्टिल ये आर्मी नहीं है या कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में वो काम नहीं करते कि जहां आपने एक दफा ट्रेनिंग ली है तो फिर इतने साल आप उसको छोड़ नहीं सकते। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। अगर कौन नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट खेले या ओडीआई क्रिकेट खेले, देयर मस्ट बी अ रीजन। और कभी कभी हम इस तरह से सोचते हैं कि जो प्लेयर्स हैं ये इनकी वैल्यू इतनी नहीं है या ये कैसे ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं। सो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर वो प्लेयर फील नहीं कर रहा। वेस्ट इंडीज के भी कुछ प्लेयर्स हैं जो कि नहीं आए, वो नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे थे। सो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। आपने अपना पूल बढ़ाए, इसको अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है किसी और यंग प्लेयर के लिए। जो लोग बहुत ज्यादा एतराज कर रहे थे उसके बावजूद
मोहम्मद आमिर को वापस लेकर आए और उन्होंने थोड़े ही अरसे बाद गुज़िश्ता साल उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया, या कह लें टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। आप किस नजर से देखते हैं? अभी उनकी एज नहीं थी कि उन्हें और क्रिकेट खेलनी चाहिए थी? एक्सपेरिमेंट हमने किया, आज भी सलीम मलिक की कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, वो कभी पीसीबी जा रहे हैं, कभी उनसे पूछ रहे हैं, कभी लोगों से पूछ रहे हैं कि मेरा क्या कसूर है। आमिर को वापस ला के क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़ी गलती की। चूंकि ये फैसला तो बहुत सालों पहले अगर जस्टिस क्यूम की जो रिकमेंडेशंस है अगर उनके ऊपर अमल कर लेते तो जो उसके बाद 20-25 केसेस सामने आए हैं हो सकता है वो ना आते। बट अगर आमिर की दफा भी मैं टीम के साथ ही था, जो बदनामी और जो किसी को मुंह दिखाने के काबिल हम होटलों से बाहर निकलने से कासर थे कि कैसे फेस करें, तो उसके बाद उसको ला के गलती की। फिर एक लंबी लाइन और लग गई क्योंकि लोगों को यही लगा कि ये तो 2-3 साल है, 4 साल है, उसके बाद बंदा फिर वापस आ जाता है। जब 5 साल वो नहीं खेला तो उसके बाद जब वो वापस आया है तो वो कभी भी वो वाला मोहम्मद आमिर नहीं नजर आया जो बैन होने से पहले था, क्योंकि उसकी बॉडी को परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहे हैं या कैरेक्टर के हवाले से? परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि आप 5 साल आपने क्रिकेट नहीं खेली तो 5 साल बाद जब आप वापस जाते हैं ग्राउंड में तो आपकी रिफ्लेक्सेस स्लो हो चुकी होते हैं, आपके मसल्स में वो ताकत नहीं रहती। भले आप जिम में ट्रेनिंग कर लें बट जो बॉलिंग की रोटेशंस जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी गलती हुई और बाद में जो आमिर ने आके फिर उसमें मैं नहीं समझता कि गलत किया, क्योंकि अगर वो समझ रहा होगा कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट में उसकी बॉडी जो उतना लोड नहीं लेती क्योंकि आपको 4 स्पेल्स कराने पड़ते हैं, तो एक बंदा अगर फील कर रहा है कि मैं मेरे से टेस्ट क्रिकेट में उतनी लंबी स्पेल्स और उस पेस से नहीं बॉल हो रहा है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग कि उसने वाइट बॉल सिर्फ चूज की है। और अब देखिए ना कि वो जो लिमिटेड ओवर की क्रिकेट है, सिर्फ 3 T20 है इंग्लैंड की सीरीज में, वो भी नहीं खेलना चाह रही है, उसके लिए भी वो ब्रेक लेना चाह रहे हैं। उन्होंने फैमिली रीजन दी है उसके हवाले से फॉर श्योर, लेकिन आप देखते हैं कि इससे उनका कैरियर मजीद सुकड़ता नहीं जा रहा? अभी भी उनको टीम से दूर किया गया क्योंकि आपके पास अभी का खासी अच्छे तेज बॉलर जो हैं वो सामने आए हैं। शहीनशाह अफरीदी जिस तरह मर्ज हुए हैं, बहुत जबरदस्त उसने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। नसीम शाह बहुत पोटेंशियल है। फिर आपके पास हारिस रऊफ है, हसनैन है, मूसा है, बट इन सबसे बेहतर जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे जिसमें पोटेंशियल सबसे ज्यादा लगता है वो दिलबर हुसैन है। जी जी। अब अभी आगे जाके आप देखेंगे कि जो उसके पास स्किल्स हैं वो बहुत कम लोगों के पास होते हैं। 150 के करीब बॉल करता है, छोटे से रनअप से वो इतनी ज्यादा स्पीड जनरेट करता है कि इस पीएसएल के अंदर रॉन्की या बहुत अच्छे अच्छे जो बैट्समैन हैं उन्होंने ये कहा कि टाइम्स इसकी जो बॉल है वो नजर नहीं आती, क्योंकि नॉर्मली जो आपका सेटअप होता है बैट्समैन का वो रिदम के बाद आपका आर्म स्पीड आती है, तो इसकी वो जो रिदम है वो उसकी समझ नहीं आती। वो ऐसे हल्के से चल के आराम से आना और एंड में एकदम से पेस को प्रोड्यूस करना, इट्स लाइक जैसे वसीम अकरम की समझ नहीं आती होती आगे जाके। हाँ, तो ये बहुत बड़ी उसमें क्वालिटी है और मेहनत करेगा तो एक बहुत बड़ा अच्छा बॉलर आपको एक और पाकिस्तान को मिल जाएगा। चले वेल एंड गुड, बिल्कुल हम इंतजार में है कि कुछ अच्छे नाम, नए नाम सामने आए पाकिस्तान के लिए। सब आपका आकिब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर बात होगी। थैंक यू।